हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 की, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो वाटर क्या होता है ये हम सभी को पता है, लेकिन वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। की वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मीन्स हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं। और जो हमारा 3/4 अर्थ सरफेस है वो कवर्ड है विद वाटर, बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर फिट फॉर यूज। कि 71% जो हमारा लैंड एरिया है अर्थ का वो कवर करता है वाटर, बट उसका सिर्फ 2.5% ही ऐसा वाटर है जो हमें इजिली अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर फॉर आर कंजप्शन। लेकिन उसमें से भी लेस देन 1% जो है वो इजिली एक्सेसिबल है। मतलब हमारे पास टोटल 71% वाटर है अर्थ पर, लेकिन उसका यूज जो हम कर सकते हैं वो है सिर्फ 2.5%। और जिसमें से हमारे पास जो अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, वो है लेस देन 1%। सो वाटर जो है वो रीजनरेट किया जाता है नेचुरल प्रोसेसेस से भी, जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। जितना भी वाटर हमारे ओशन, लेक्स या स्ट्रीम्स में होगा, इस पे जब डायरेक्ट सनरेज आएंगी तो ये हीटअप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा जो ओशनिक वाटर है या जो लेक्स में हमें वाटर देखने को मिलता है वो डायरेक्ट लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोसेस शुरू होगा कंडेंसेशन का। जब एक सर्टेन लेवल तक जो हमारा वाटर है वो इवेपोरेट होकर जाएगा और वहां पर क्या होगा, वो कूल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और जो ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स है, तो ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस है, जब लीव्स के थ्रू जो इवेपोरेशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और जैसे ही कंडेंसेशन खत्म होगा, क्लाउड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही उन्हें कोई बैरियर मिलेगा वो वहीं पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, मतलब जो हमारी रेन है वो वहां पर हो जाएगी। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जब गैसियस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म में जो है वो वाटर आ जाता है। तो इसी रेनफॉल के बाद जितनी भी हमारी रिवर्स है उनमें वाटर आएगा और वही वाटर जो है वो डायरेक्टली रिवर्स के थ्रू वापस ओशंस में चला जाएगा। और यहीं से हमारी जो एक और साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए वाटर जो है वो रीजनरेट किया जा सकता है बाय नेचुरल प्रोसेसेस ऑल्सो। सम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू वाटर। तो 96.5% जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वर्ल्ड के वाटर का वो आता है हमारे ओशंस में। एंड रेस्ट जो 2.5 है वो आता है हमारा फ्रेश वाटर, जिसको हम इजिली कंज्यूम कर सकते हैं। एंड इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी हमारे पास, जैसे अगर 100% हमारे पास जो है प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है, उसके बीच में से 4% जो है वो ग्लोबली हमारे इंडिया को मिलती है। 4% जो है वो ग्लोबल प्रेसिपिटेशन में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। इसका मतलब यह है कि पर पर्सन, कि एक साल में एक जो पर्सन है, 1 पर्सन है, उसको कितना ज्यादा वाटर जो है वो अवेलेबल है। तो इसके टर्म्स में हमारा रैंक आता है 133। एंड बाय 2025 इट इज प्रिडिक्टेड दैट द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया विल ज्वाइन द कंट्रीज और रीजन्स हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। क्योंकि 50% ऑफ इंडिया अभी भी हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस जो है वो फेस कर रहा है। तो ये जितना भी हमारा नॉर्थ इंडियन पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली हाई कंडीशंस जो है वो वाटर स्ट्रेस की हमें देखने को मिलती हैं। और उसी के साथ सेम लैटिट्यूड में आते हुए हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये एक ही लैटिट्यूड पर जो है वो लाई करते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस है, किसी भी जगह पर वेरी कर सकती हैं। वाटर स्कैर्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो क्या ऐसा टाइम आ चुका है कि अब हमें वाटर कंजर्वेशन या मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़े। सो द वाटर अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। तो जैसे कि हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में जो है हमारे पास वाटर की स्कैर्सिटी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम बात करें सेम लैटिट्यूड में, तो वहां पर हमारे पास वाटर जो है वो अबंडेंस में है, यहाँ पर कोई भी स्कैर्सिटी हमें नहीं देखने को मिलती। Water scarcity is caused by over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups। तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर जो लोअर सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको वेल में से या उनके जो हमारे ट्यूबवेल्स होते हैं वहां से पानी नहीं लेने दिया जाता। तो जो अपर सोशल ग्रुप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं लोअर सोशल ग्रुप्स को, और ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग ऑल द सोशल ग्रुप्स। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग
ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरिगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, कि जिन एरियाज में ड्राई सीजन होता है या इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती वहाँ पर इरिगेटेड एरियाज को एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपैंड करने के लिए वाटर को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। एंड इन सम एरियाज वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, बट दोज एरियाज स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सफिशिएंटली जो वाटर है वो अवेलेबल होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे हिली एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन फिर भी उन एरियाज को सफ़र करना पड़ता है ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी, क्योंकि वहाँ की जो पानी की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उनको कंज्यूम कर सके। The need of the hour is to conserve and manage our water resources, क्योंकि ऐसा भी कहा गया है the third world war will be fought for water, कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है वो शायद वाटर के लिए हो। एंड वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई। तो ये हमारे कहा था थॉमस टलर ने, जिन्होंने कहा कि हमें पानी की वैल्यू तब तक नहीं पता लगेगी, इसकी वर्थ तब तक नहीं पता चलेगी जब तक सारे वेल्स जो हैं वो ड्राई ना हो जाएं। एंड टू सेफ गार्ड आल्सो फ्रॉम द हेल्थ हैजर्ड्स, हमें वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजेज होती हैं जो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से जो है वो डेवलप होती हैं, या बहुत सारी ऐसी डिसीजेज होती हैं जिनको हम क्योर भी वाटर से ही कर सकते हैं। एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो डायरेक्टली वाटर पर डिपेंडेंट होती हैं, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी को भी रिड्यूस करने के लिए हमें वाटर जो अवेलेबिलिटी जो है, रिसोर्सेज जो है वो चाहिए। एंड टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, तो नेचुरल इकोसिस्टम में जो हमारा मरीन इकोसिस्टम आता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वाटर पर, क्योंकि ये जो सारे हमारे इकोसिस्टम में स्पीशीज होती हैं वो एक्वेटिक होती हैं और जिनको पानी के बिना जो है उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, की कौन से ऐसे रिवर प्रोजेक्ट्स हैं और एंशिएंट टाइम्स में इनको हम कैसे यूज किया करते थे। तो इन एंशिएंट टाइम्स वी यूज टू कंजर्व वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन, रबल, रिजर्वॉयर्स और लेक्स, embankments and canals for irrigation. We need to continue this tradition in modern India by building dams is आर रिवर बेसिन्स। तो जो एंशियंट इंडिया हुआ करता था, या जो एंशियंट टाइम्स थे, उसमें हम वाटर को कंजर्व करने के लिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स डेवलप किए थे, जिनको हम बोलते थे डैम्स, जो हम स्टोन या रबल्स के बनाते थे, या फिर हम लेक और रिजर्वॉयर्स जो है वो डेवलप करते थे, या हम कैनाल्स को यूज करते थे फॉर इरिगेशन पर्पसेज। तो यही जो ट्रेडिशन है वो हमें मॉडर्न इंडिया में भी लेकर आना पड़ेगा, ताकि हम वाटर को जो है वो कंजर्व कर सकें और मैनेज कर सकें। तो डैम्स क्या होते हैं? डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग रिवर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. Dam refers to the reservoir rather than the structure, कि डैम जो है वो एक सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता कंक्रीट का, बल्कि जितना भी हमारा फ्लोइंग वाटर होता है उसको ये डायरेक्ट करता है या फिर रिटार्ड करता है जब टाइम आता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा वाटर है, जो हमारी रिवर है वो फ्लो कर रही है, उसको ओवर फ्लडिंग की वजह से इनको डैम्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो मल्टीपर्पज में जो है वो यूज किया जाता है। तो डैम्स के यूजेस क्या हैं? टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कैन बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स, की वाटर को जो है वो कंजर्व किया जाता है लेक्स में, ताकि उनको हम लेटर जब हमारे पास वाटर स्कैर्सिटी हो हम उसको इरिगेशन में यूज कर सके इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो जब हमारी कोई भी रिवर फ्लो करती है वहां पर वो डैम को कंस्ट्रक्ट कर एक पावर हाउस बनाते हैं, जिसमें जनरेटर और टर्बाइंस के थ्रू जो है वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एंड वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, तो इन एरियाज में फ्लड कंट्रोल के लिए या फिर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हमारे हाउस होल्ड में या इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो है वो वाटर को सप्लाई किया जाता है। एंड रिक्रिएशनल इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, डैम्स के पास जो है वो फिशिंग भी की जाती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आपको बोट्स वगैरह अवेलेबल कराई जाती हैं, और इनलैंड नेविगेशन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो डैम्स का यूज है वो किया जाता है। हैं हमारे साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग डैम, की किसी भी एरिया में डैम्स को बनाने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स इफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, की कोई भी रिवर अगर नेचुरली फ्लो करती है तो उसके बीच में डैम बनाने से उसका जो एक नेचुरल फ्लो है उसको रेगुलेट करना टफ हो जाता है, और वो रिवर के जो नेचुरल फ्लो है उसको अफेक्ट भी करते हैं। एंड पुअरर द हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ जो माइग्रेट भी करती है हमारा एक्वेटिक फौना, उनके लिए भी जो है वो बहुत टफ हो जाता है माइग्रेट करना, क्योंकि जो डैम है वो एज ए
बैरियर एक्ट करता है एंड डैम्स क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि यहाँ पर जब फ्लो नहीं होगा तो वही सॉइल जो है वो वहां पर डिपोजिट हो रहेगी, जिसकी वजह से जो वो सॉइल है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी और जो वहां की वेजिटेशन है वो भी उसकी एग्जिस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। Creating of large dams has been the cause of many new environmental movements like नर्मदा बचाओ आंदोलन and the तेहरी डैम आंदोलन। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तेहरी डैम आंदोलन भी जो है वो मूवमेंट्स क्रिएट किए गए एंड मेनी टाइम्स लोकल पीपल हैड टू गिव अप देयर लैंड लाइवलीहुड एंड देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। किसी भी रिवर पर डैम बनाते हुए बहुत सारा लैंड जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है या उनको कहीं पर कर दिया जाता है और जो कंस्ट्रक्शन है डैम की वहां से जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको भी इफेक्ट होता है। Most of the objections of the projects arose due to their failure to achieve the purpose for which they were built। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिनको फ्लड को रोकने के लिए बनाया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स बट दीज डैम्स हैव ट्रिगर्ड द फ्लड्स। क्योंकि इतना ज्यादा वाटर को जब हम किसी भी लेक में जो है वो रखेंगे तो वहां पर जो लैंड पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक्स भी देखने को मिल सकते हैं या फिर वाटरबोर्न डिसीजेज एंड पेस्ट एंड पोल्यूशन। बात करते हैं मैप वर्क की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की ऑन इंपॉर्टेंट रिवर्स। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर सबसे पहली जो रिवर आती है हमारी वो है चेनाब, जिस पर हमारा आता है सलल प्रोजेक्ट। एंड सेकंड जो भाखड़ा नंगल हमारा प्रोजेक्ट है वो आता है हमारा सतलुज रिवर पर। थर्ड हमारा उत्तराखंड में आता है तेहरी, जो आता है भागीरथी रिवर पर। और भागीरथी और अलकनंदा जो है यही वो रिवर्स हैं जो हमारी रिवर गंगा को फॉर्म करती हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ हमारा राणा प्रताप सागर, जो आता है हमारी चंबल रिवर पर, जो राजस्थान में फ्लो करती है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में जो हमारे 4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे पास आते हैं यहाँ पर डैम, जो आता है नर्मदा रिवर पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ महानदी रिवर पर आता है हीराकुंड। उसके बाद कृष्ण पास आता है नागार्जुना सागर, जो आता है हमारी कृष्णा रिवर पर। और उसी के साथ इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर, जिसका हमारा प्रोजेक्ट है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। आपके 8 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑन 8 इंपॉर्टेंट रिवर्स। हमारे पास आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन वाटर को हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूजेज। एंड द कलेक्टेड रेन वाटर में बी स्टोर्ड यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वेज और डायरेक्टली यूज्ड फॉर रिचार्ज पर्पसेज। कि यहाँ पर जो आपका रूफ कैचमेंट एरिया है जहाँ पर डायरेक्ट रेन जो पड़ेगी उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर वो पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर टैंक्स में जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं और एलिवेटेड टैंक्स के थ्रू जो है वो हम गार्डनिंग या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट methods that have been used adopted in different areas for rain water harvesting। के डिफरेंट एरियाज में हमने कौन कौन से ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करे ताकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कर सकें फॉर फ्यूचर यूजेज। आता है इन हिल्स एंड माउंटेनियस एरियाज पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। तो अगर आपने ये बहुत बार देखा होगा कि जब आप माउंटेनियस एरियाज में जाते हो तो वहां से नेचुरल वाटर जो है वो डायरेक्टली फ्लो कर रहा होता है थ्रू माउंटेन्स। तो यहाँ पर इन्होंने कुल्स बनाए हैं ताकि जो वाटर है इसको डाइवर्ट करके चैनल्स के थ्रू जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो है वो यूज किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग दैट इज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कि यहाँ पर जो आपका रूफ कैचमेंट एरिया था यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू जो है वो आप इन टैंक्स में अपने वाटर को कंजर्व करके रख सकते हो ताकि आप इनको बाद में जब वाटर स्कैर्सिटी हो तब उसको यूज कर सको। है इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल द पीपल डेवलप्ड इंडुएशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। तो बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का, और राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ज्यादा वाटर जो है वो चाहिए होता है टू ग्रो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसी रेनफॉल जो हमारी रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करने के लिए इन्होंने चैनल्स डेवलप करे ताकि अपने फील्ड्स को हैं जो इरिगेट कर सकें इवन जब यहाँ पर कोई रेनफॉल ना हो। एंड इन पास है इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जो हमारे होते हैं डेजर्ट लाइक कंडीशन वाले जो रीजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एरिड एंड सेमी एरिड, जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती। इसी वजह से जो रेनफॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेवलप किए गए दैट अलाउ द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर द सॉइल सच एज खादीन्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन द पार्ट्स ऑफ राजस्थान।
एरियाज में कोई भी रेनफॉल नहीं होती, तो ये जो वाटर होता है एक जगह पर स्टैंड होकर ये उस सॉइल को जो है वो मॉइस्चराइज कर देता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट जो है उसको इंक्रीज कर देता है, और ये जो सॉइल होती है हमारी और किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो है वो सूटेबल हो जाती है। उसी के साथ जो हमारा फिफ्थ आता है वो है द टैंकाज आर द पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेनिंग हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड आर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड। तो राजस्थान जैसे एरियाज में जहां पर बहुत ज्यादा कम रेनफॉल होती है, जैसे बीकानेर, पलानी एंड बरमेर, ये सारे रीजन्स ऐसे हैं जो वाटर को सेव करके रखते हैं इन टैंकाज। अंडरग्राउंड हो सकते हैं या फिर ये हमारे किसी भी कोर्टयार्ड में हो सकते हैं। तो ये अगर आपको ये टैंका दिख रहा हो तो इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर को जो है वो बचा के रखा जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है, ताकि वो हीट से इवेपोरेट ना हो। और उसी के बाद हमारे पास आते हैं तमिलनाडु में, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट एंड देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर्स। कि तमिलनाडु एक पहला ऐसा स्टेट है जिसने पूरे स्टेट में अपना एक रूफ टॉप रेन वाटर स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना कंपलसरी किया है, ताकि जितना भी वाटर है उसको कंजर्व करके रखा जा सके। क्योंकि जो हमारा तमिलनाडु है वो आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा तमिलनाडु है ये समर में जो हमारे पास मानसून आता है वो डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुंच पाता ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर कौन सी टाइप की रेनफॉल होती है, यहाँ पर होती है नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल जो आती है हमारी विंटर्स में। तो समर्स में यहाँ पर वाटर की कमी होने की वजह से ये क्या करते हैं, जितनी भी लो रेनफॉल होती है उसको ये रेन ऑफ हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये अपने हाउसेस से ही जो है वाटर को कंजर्व कर लेते हैं और लेटर इनका फ्यूचर में यूज कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।